पढ़ेंगे आज क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। देखिए आज डिटर्मिनेंट्स में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट्स में जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं, समझ गया ना। तो आज हम लोग का यही टॉपिक है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब वेरिएबल कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ऑलरेडी पढ़े, क्लास 10th में पढ़े थे। दो वेरिएबल से, जैसे आपको इस तरीके से अगर इक्वेशन दिया है, जैसे x + y = 8 है मान लीजिए, और x - y = 4 ले लेते हैं। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है, तो आप इसको एलिमिनेशन वगैरह करके आप ऐसे निकाल लेते थे। ये जोड़ दिए फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इन बोथ इक्वेशन एंड 2l, तो x = 6 आप फर्स्ट और सेकेंड में रख देते थे। देखिए हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, आप ध्यान देना है। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू आपका हो जाएगा y 8 - 6 y = 4, समझ गए। तो सॉरी ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2 हो गया। तो ये क्या आया इसका, देखिए अब आप यहां पर देखिए, अब आप कुछ और ऐसे ले लेते एग्जांपल, x + y = 8, अब देखिए 2x + 2y = 16। अब इसी इक्वेशन को देखिए और फिर यहां पर एक इक्वेशन को देखिए, x + y = 8, 2x + 2y = 15। इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन, आपके सामने ये भी रखे हैं, आपके सामने ये भी रखे और आपके सामने ये भी रखे हैं। तो देखिए पढ़े थे, यहां भी आपको करना पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा ही, ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्यूशन नहीं होगा, समझ गया ना। तो आप एक चीज पढ़े थे क्लास 10th में, कंसिस्टेंट फॉर्म, कंसिस्टेंट फॉर्म और इनकंसिस्टेंट फॉर्म। क्या पढ़े थे, इनकंसिस्टेंट फॉर्म, ये समझ गया ना। ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो कंसिस्टेंट का मतलब होगा कि जिसमें आपको यूनिक सॉल्यूशन होते थे, आप याद करिए, यूनिक सॉल्यूशन होते थे या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते थे। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि जिसमें नो सॉल्यूशन होते थे, समझ गए, नो सॉल्यूशन होते थे। तो आप कैसे इक्वेशन को देखकर समझते थे। अब यहां पर देखिए, अब तो हम लोग जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो हमेशा आपको कंसिस्टेंट फॉर्म में ही दिया रहेगा। हो सकता है कि इनकंसिस्टेंट फॉर्म में, तो कहेंगे सर चेक कर लेंगे। तो कैसे चेक कर लेंगे, दो वेरिएबल वाले में ये तरीका पढ़े हैं, ये a1/a2 b1/b2 = c1/c2। ये बताइए किसके लिए फॉर्म है, ये कंसिस्टेंट फॉर्म के लिए। ये कंसिस्टेंट फॉर्म के लिए अगर ऐसा हो जाता था, क्लास 10th वाला बता रहे हैं, ऐसा अगर हो जाता था तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली होता था। अगर ये इस तरीके से हो जाता था a1/a2 b1/b2 = not c1/c2, तो इसमें नो सॉल्यूशन हो जाते थे। अगर ऐसा हो जाता था a1/a2 = not b1/b2, तो ये यूनिक हो जाता था, यूनिक सॉल्यूशन हो जाता था, समझ गए कि नहीं। तो आप ही पहले बताइए, ये तो दो वेरिएबल में ना लगा सकते हैं, ये तो दो वेरिएबल में ना लगा सकते हैं। जैसे आपको दो वेरिएबल में इक्वेशन दिया है, अब मान लीजिए देखिए ये क्या है आपका, ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब चेक कर लीजिए, इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे a1/a2 b1/b2। इसको देखिए, इस वाले को देखिए, ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 प्रोपोर्शनल हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये कंसिस्टेंट फॉर्म में इक्वेशन है। ये इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा है, कंसिस्टेंट फॉर्म। देखिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब हो गया इक्वेशन का फॉर्म कैसे लिखा है, समझ गया ना। ये देखिए कंसिस्टेंट फॉर्म है, ये इनकंसिस्टेंट है। एक ही इक्वेशन लिखे थे और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप इधर तो मल्टीप्लाई करें लेकिन इधर नहीं करें, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो ये इनकंसिस्टेंट, ये गलत हो गया। क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जितना इधर से मल्टीप्लाई करते हैं उतना इधर करते हैं, तो ये इनकंसिस्टेंट है। इसका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, मतलब सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, सॉरी, ये इनकंसिस्टेंट फॉर्म होगा, समझ गए। और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में क्या होता है, यूनिक और इनफाइनाइटली होता है। इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ये तो जानते हैं। अब आप सोचो, अगर हम इसी को 3 वेरिएबल में लिख दें तो तब ये तरीका तो फेल हो गया ना, ये तरीका फेल हो गया ना, समझ गया ना। क्योंकि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ही एकमात्र वो नहीं है। क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो पहले उसको जानना पड़ेगा कि वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, समझ गया ना। बात समझ में आया कि नहीं आया,
समझ रहे हैं ना? तो ये तो लगेगा नहीं, ये तो दो वेरिएबल पर लगेगा, 3 वेरिएबल पर तो लगेगा नहीं। तो 3 वेरिएबल के लिए क्या तरीका है ये समझना है। बात समझ में आया? यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, समझ गए? सॉल्व करने से पहले आपको इस बात को ध्यान देना कि कंसिस्टेंट फॉर्म है कि इनकंसिस्टेंट है, समझ गए कि नहीं? ये बात समझ में आया? चलिए ठीक है, तो ये चलिए आगे देखिए, समझ गए कि नहीं? आया बात समझ में? ये 10 वाला था, थोड़ा सा 10 में आप जो पढ़े थे उसको रिकॉल किए, जैसे देखिए ठीक। अब देखिए आप 12 में पढ़ रहे हैं तो आप बिना 10 का 12 में तो मुश्किल है ना थोड़ा सा। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो याद आ गया ना, यानी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फॉर्म होता है, समझ गए? अब जैसे देखिए तो कुछ ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए कुछ ऐसे लिख लेते हैं, पहले तो कुछ ऐसा इक्वेशन लिखते हैं जिसका सोल्यूशन होगा, समझ गया ना? तो देखिए अब इनवर्स कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिए हैं, अब इसी को हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, मैट्रिक्स मेथड से निकालते हैं। देखिए आपको क्या है ना कि डिटर्मिनेंट्स में जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो ये बोलेगा कि मैट्रिक्स मेथड से करिए, ये नाम है मैट्रिक्स मेथड, समझ गया ना? मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, समझ गया ना? यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देगा, जरूरी नहीं कि 3 वेरिएबल दे देगा, दो वेरिएबल से बोल देगा, 2 वेरिएबल देकर बोल देगा मैट्रिक्स मेथड से करिए। 2 वेरिएबल को तो आप क्लास 10th वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं करना है, समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो आप इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे करते हैं ये पहले बता दे, फिर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन बताते हैं कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कैसे चेक करेंगे, समझ गए कि नहीं? बात समझ में आया? तो चलिए देखिए, आप देखिए इसको तो हम लोग इस तरीके से जानते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ये तो बताए थे जब डिटरमिनेंट्स पढ़ा रहे थे तो इंट्रोड्यूस किए थे, तो उसमें बताए थे कि जब 2 इक्वेशन दिया है या 2 से ज्यादा इक्वेशन दिया है तो उसको हम कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, कैसे लिखते हैं। तो देखिए 1 1 1 -1 ये देखिए इस तरीके से, फिर ये देखिए x y और ये देखिए 8 और 5 इस तरीके से लिखेंगे। आप जानते हैं इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका फिर इसका फिर इक्वल, 2 मैट्रिक्स इक्वल सेम ऑर्डर में, समझ गया ना? ये इस बात को ध्यान देना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए इसके लिए देखिए इसको इस मैट्रिक्स को हम A मान लिए और इसको X मैट्रिक्स मान लिए। देखिए X नाम का मैट्रिक्स, इसको A मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तभी तो हम डिटरमिनेंट में पढ़ रहे हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटरमिनेंट बनाते हैं। कहीं ना कहीं आपको इसको इनवर्स निकालना पड़ेगा, इनवर्स निकालने के लिए भी बताए थे आपको क्या करना है, समझ गया ना? ये देखिए डिटरमिनेंट्स का लास्ट टॉपिक है, ध्यान देना है, X इक्वल टू B। अब देखिए बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी प्री मल्टीप्लाई, देखिए ये प्री मल्टीप्लाई X इक्वल टू A इनवर्स B, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। देखिए क्या किए हैं, बोथ साइड A इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिए, प्री कर दिए, पास्ट नहीं कर दिए हैं, पोस्ट नहीं कर दिए, सॉरी प्री कर किए हैं, मतलब इससे पहले। तो इसका क्या वैल्यू होगा, देखिए A इनवर्स A का वैल्यू होता है I, आप जानते हैं ऑलरेडी, समझ गया ना? क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स का इनटू करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये हो गया, ये आपका I हो जाएगा, तो X इक्वल टू A इनवर्स B होगा, ठीक। और एक चीज हम समझा दिए थे कि A इनवर्स कैसे निकालते हैं। A इनवर्स देखिए निकालने का फॉर्मूला ये होता है, X इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स और डिवाइड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू B। ये ध्यान देना है, समझ गया ना? एडजॉइंट मैट्रिक्स अपॉन में डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू B, ये होता है इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, समझ गया ना? इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया कि आपको ये इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट बताए थे, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, समझ गए? कोफैक्टर का ट्रांसपोज करिए, उसको एडजॉइंट बोलते हैं। फिर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, अब डिटरमिनेंट वैल्यू एडजॉइंट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड करके ये बी मैट्रिक्स से इनटू करके यहाँ पर आप इस तरीके से निकालेंगे, निकाल दे रहे हैं, बता समझ में आ जाएगा, समझ गया ना? ऑलरेडी आपको बता दिए। चलिए देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज नोटिस करिए कि अब यहाँ पर देखिए जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला बात है वहां पर आपको ये समझ में आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, अब इसका जब आप डिटरमिनेंट वैल्यू जब 0 निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, समझ गया ना? तो जब इसका अगर इसका मतलब आप यहाँ पर क्या है ना कि जब आप इसका वो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, समझ गया ना? जब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इस बात को ध्यान देना है। देखिए कंडीशन तो यही ना हो सकता है, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए हम क्या बताते हैं, इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, इनवर्स उसी का एग्जिस्ट करता है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। देखिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ये सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, तो कहेंगे सर सिंगुलर मैट्रिक्स अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाले से जोड़िए, सिंगुलर नॉन सिंगुलर कंसिस्टेंट से जोड़िए। देखिए इसमें जो होगा ना, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, समझ गया ना, तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक ना? तो कहेंगे सर इसमें बोल देंगे नो सॉल्यूशन, नहीं, इसमें देखिए इसमें भी तो अब यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप सोचो 3 चीजें होता है ना, एक होता है नो सॉल्यूशन, एक होता है यूनिक, एक होता है
एक क्या होता है, इनफाइनाइटली होता है। तो कहने का मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 होगा, समझ गया ना, तो कहने का मतलब है कि आपको आगे भी वो बढ़ाना पड़ेगा, आगे भी निकालना पड़ेगा उसको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखने के लिए। देखो यहां से तो आपका कंसिस्टेंट तय है, यहां से तो कंसिस्टेंट है, यहां से कंसिस्टेंट वो होगा जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें कंसिस्टेंट होगा भी और नहीं भी होगा, तो इसके लिए आपको आगे स्टेप बढ़ना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। मतलब इतना से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आ जा रहा है तो उतना से आप डिसाइड नहीं कर लिए कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बात समझ में आया ना। सबसे पहले देखिए फिर क्या बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले है ना कि आपको इस तरीके से लीनियर इक्वेशन दिया है, ठीक, ये तो इस तरीके से आप लिख ही लेंगे, देख ही लेंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जा रहा है तो कहेंगे सर ये फार्मूला तो लगाएंगे नहीं, फार्मूला नहीं लगाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना होगा ना, क्योंकि वो आपको जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा ना तो यूनिक सॉल्यूशन देगा। लेकिन ऐसा तो दे सकता है ना कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करो। तो आप ही पहले बता, जब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले और 0 आ गया तो आप दोनों में से क्या दोगे, कंसिस्टेंट दोगे कि इनकंसिस्टेंट? क्योंकि दो चीजें तो बची ना गया, पहले वाले में इनकंसिस्टेंट है ना, यूनिक सॉल्यूशन है ना, लेकिन दोनों इससे क्या होगा, इसमें देखिए कंसिस्टेंट भी होगा इनकंसिस्टेंट भी होगा। तो फिर ये आगे के लिए कुछ और प्रोसीजर है, वो बताएंगे कैसे निकालेंगे, कैसे चेक करेंगे। बात समझ में आया? हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि देखो जब आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब लीनियर इक्वेशन देगा ना तो आपको यूनिक सॉल्यूशन ही देगा, समझ गए। लेकिन ऐसा दे सकता है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करो, तो फिर कैसे चेक करेंगे? तो कहेंगे सर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, अगर 0 नहीं आया तो कंसिस्टेंट तो हो गया सर। हाँ, मान लीजिए डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया, तो फिर क्या बताओगे, बोलोगे कि सर इनकंसिस्टेंट है? नहीं, क्योंकि इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट के लिए आगे का केस और जा रहा है। बात समझ गया ना, बात समझ में आया ना। यानी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया तो उतना से आप तय नहीं कर दोगे कि इनकंसिस्टेंट की कंसिस्टेंट। बात समझ में आया कि नहीं है? यहाँ कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए ठीक है, इसका पहले इनवर्स निकालते हैं, इसका वैल्यू ऑफ एक्स और वाई निकालते हैं, फिर वो आगे का बात समझाते हैं, समझ गया ना। चलिए देखिए, हाँ तो देखिए अब जैसे देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए हम आपको इसीलिए देखिए हम 2/2 का लिए हैं। 2/2 का आपको लॉजिक बताया था कि आपको ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, देखिए ये जो लिखे हैं 1 1 -1 सॉरी -1, इसका एडजेक्टिव कैसे सॉरी एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, देखिए हम आपको बताए थे शॉर्ट तरीका, ये दोनों को चेंज कर दीजिए, -1 इसका वैल्यू चेंज कर दीजिए। इसीलिए लिखे, थोड़ा सा समझाने के लिए लिखे, लॉन्ग में आपको सारा का वो को फैक्टर लिखना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसको भी एक एग्जाम्पल लेकर ले लेंगे, समझा देंगे फिर से। चलिए देखिए, तो ये हो गया, इसका देखिए क्या होगा 1 1, ये हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। इसका देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए 1 × -1 फिर 1 × 1, ये -1 ये -2 आया ना, सॉरी चेक कर रहे हैं, सॉरी ठीक। यानी देखिए इसका वैल्यू जो है चेंज कर देते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, मिस्टेक हो गया था, देखिए इसका वैल्यू चेंज कर दीजिए, इसका साइन चेंज कर दीजिए, तो ये -1 1 -1 ठीक है। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए -2, चेक कर लो फिर से 1 × -1 1 × 1 तो 1 -1 -2 हो जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू -2 हो जाएगा, हो गया। चलो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको देखिएगा x = यहाँ पर एडजॉइंट निकाल दिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल दिए, तो देखिए -1 1 ये हुआ, ये आपका, और डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए -2 से, और यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिखिए, देखिए बी मैट्रिक्स क्या है 8 और 5 है, तो देखिए 8 और 5 हो गया, ठीक ना। मतलब आप जानते हैं ना, देखिए इसको जोड़ दीजिए, आप ऐसे भी देख लीजिए एक बार चेक करके कि 2x = 13 होगा, x = 13/2 हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिए, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल से है तो पहले वाले क्लास से हिसाब से तो समझ ही जाएंगे, यहाँ भी देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 10 वाला तरीका से नहीं करना है, इसमें मैट्रिक्स मेथड करना है, समझ गए। अब मैट्रिक्स, अब देखिए इनवर्स किसका निकालते थे, इनवर्स बताए थे किसका निकालते हैं, इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, जब ये नॉन सिंगुलर रहेगा तभी होगा, समझ गया ना। तो नॉन सिंगुलर में कंसिस्टेंट फॉर्म होता है लेकिन यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इन सिंगुलर में रहेगा तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, उसके लिए आगे का प्रोसीजर है, उस सिलेबस से बाहर है, समझ गया ना। लेकिन कंसिस्टेंट चेक करने के लिए बता देते हैं कि कैसे चेक करेंगे, बात समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, ये अब डिवाइड कर दो, क्या होगा डिवाइड करोगे तो, सॉरी ये डिवाइड कर दीजिए, देखिए तो 1/2 ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये -1/2, और ये लिख दीजिए मैट्रिक्स 8 और 5 ऐसे लिख दीजिए। अब इंटू करने आता है, देखिए इंटू कर लीजिए, उधर ऊपर इंटू कर देते हैं,
चलिए देखिए यहां देख लीजिए, देखिए अब यहां पर इंटू करिए, देखिए इंटू आपको आता है करने, ऑलरेडी पढ़े हैं। एक्स मैट्रिक्स ये वाला है, ये एक्स मैट्रिक्स है, समझ गया ना। तो ये 1/2 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 5, फिर 1/2 इंटू, सॉरी ये देखिए क्या आएगा 1/2, देखिए ये 2/2 है, आप जानते हैं इसको लिख लिया करिए 2/1 है, तो ये आ जाएगा 2 और 1 के ऑर्डर में आएगा। चलिए 1/2 इंटू 5, 1/2 इंटू 8, फिर -1/2 इंटू 5, हो गया। चलिए अब यहां पर देखिए एक्स मैट्रिक्स लिख लीजिए, एक्स और वाई, यहां पर देखिए इंटू करके लिख दीजिए डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 4 और 5/2, तो 4 + 5/2, और ये देखिए 4 प्लस -5/2, 4 - 5/2। अब देखिए यहां से एक्स कंपेयर कर लीजिए, 8 5 जा 13/2, 13/2 ये हो जाएगा, और यहां से देखिए 8 - 5 3/2। अब यहां से एक्स कितना आ गया, देखिए एक्स आ जाएगा 13/2, वाई आ जाएगा 3/2। जानते हैं ना कि जब दो मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करते हैं, तो यहां से एक्स देखिए 13/2 आ गया, वाई कितना आ गया 3/2 आ गया, यानी ये इसका सोल्यूशन है। तो इतना बात समझ में आया ना कि यहां पर इस बात को ध्यान देना है, ये तो फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, एक्स इक्वल टू ये समझाए थे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो तो ये हो जाता है। अब देखिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला एक बता देते, फिर 3 वाला एक ठो कर लेंगे, समझ जाएंगे कि कैसे मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वो कौन से तरीका से होता है, मैट्रिक्स मेथड होता है, समझ गया ना, यही मैट्रिक्स मेथड है। क्योंकि मैट्रिक्स में एक और तरीका था, मैट्रिक्स जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक एलिमेंट्री ऑपरेशन था, उस सिलेबस से कट गया था कि कैसे हम उसका इनवर्स निकालते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए कैसे चेक करेंगे, कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं, समझ गया ना। देखिए हाँ चलिए देखिए, समझ गए कि नहीं, गुड। हाँ देखो, देखिए सबसे पहले क्या है ना कि अब यहाँ पर लिख रहे हैं, कुछ ऐसा फॉर्म ले रहे हैं ना कि क्या है ना कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, सबसे पहले इस बात को ध्यान देना है। देखिए ये इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक, ये इसको क्या मतलब है, इसका मतलब है ना कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स निकलेगा, कोई एक मैट्रिक्स बनेगा ना, जैसे कोई आपको इक्वेशन दिया रहेगा तो वो एक मैट्रिक्स बनाएंगे ना, अभी लिखे थे ना उस तरीके से। तो इसका जब डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसको हम लोग नॉन सिंगुलर बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब ये इसमें देखिए फॉर्म कैसा होगा, कंसिस्टेंट फॉर्म होगा, समझ गया ना, कंसिस्टेंट फॉर्म मतलब जो इक्वेशन लिखा रहेगा वो कंसिस्टेंट फॉर्म में रहेगा, समझ गए। अब देखिए, अब यहां पर देखिए जब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी होगा। तो एक चीज आपको ध्यान देना है, समझ गया ना। अब देखिए क्या होगा ना कि जब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर निकाल लेते हैं 0 आ गया है तो आपको ये निकालना पड़ेगा एडजॉइंट इनटू बी, अगर ये 0 आ जाता है, समझ गया ना, अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकंसिस्टेंट होगा। अभी एग्जांपल से लिखकर समझाते हैं। अगर मान लीजिए ये भी अगर 0 नहीं आएगा, जैसे ज्वाइंट इंटू बी इक्वल टू 0 आ गया तो इसमें कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये इनकंसिस्टेंट फॉर्म होगा। लेकिन अगर ये ज्वाइंट इंटू ए और सॉरी एडजॉइंट, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा और इंटू बी किया, अगर ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब होगा कि कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कहेंगे फिर लोचा हो गया सर, नई बात समझ में आया, नहीं समझ में आया। जैसे देखिए क्या है ना कि पहले देखिए आपको इस वाले को तो सिलेबस में आपको पढ़ना है, मतलब आप डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं आ रहा है तो फार्मूला यही ना अप्लीकेबल होगा, जैसे ये लिखे थे एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू और इनटू बी। तो आप सोचो अगर ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 नहीं होगा तभी ये निकालेंगे वैल्यू एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल में लिखा रहेगा। लेकिन अगर ये 0 आ जाएगा तो सॉल्यूशन तो पूछेगा नहीं, वो तो पूछेगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछेगा, समझ गए। तो अगर मान लीजिए ये 0 आया, ये 0 आया तो ये तो लगा नहीं पाएंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए,
नहीं लगा पाएंगे, लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि निकाल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या होगा ना कि कंसिस्टेंट, अब इसमें क्या बता रहे थे कि ए ज्वाइंट इंटू बी अगर जीरो आ जाता है तो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर ए ज्वाइंट इंटू बी अगर जीरो की इक्वल नहीं है तो ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। यानी आपको इधर वाले ध्यान ही नहीं देना है, बस इसको ध्यान देना है। जैसे आप एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे देखिए आप दो वेरिएबल में लेते हैं, क्योंकि 10 से आप थोड़ा सा जोड़कर समझ जाएंगे कि कौन सा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, फिर 3 वाले वेरिएबल अप्लाई कर लेंगे, समझ गए ना। ये आपको केस ध्यान रखना है, ये इधर का बाहर का है। देखो यहाँ पर फिर ये दोनों बातें कर रहा है कि कंसिस्टेंट भी इनकंसिस्टेंट भी है, मतलब इसमें भी अभी तक नहीं समझ में आया, मतलब ज्वाइंट इंटू बी निकालने के बाद भी नहीं समझ में आया। ये प्रोसीजर क्या है अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कोई हम इक्वेशन लिखते हैं, x + y = 8 है और 2x + 2y = 15 है। आप इसको 10 से जोड़िए, 10 से चेक करो कौन सा सॉल्यूशन इसका, 10 से चेक करिए। देखिए ये 10 से चेक करेंगे ना तो ये इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन है ना। वो a1/a2 = b1/b2 = c1 = c1/c2 है ना, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, यस। तो आप इसको इस तरीके से लिखिए। देखिए अब देखिए पहले मैट्रिक्स में लिखिए 1 1 2 2, ये देखिए x y, ये लिख दीजिए 8 15। इसमें कंफ्यूजन है क्या, चलिए देखते हैं, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर भूल भी जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं आप जोड़कर समझ जाएंगे, समझ गए। चलिए देखिए दिक्कत नहीं होगा, आपसे ये सब पूछता नहीं है, बस कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला बातें तो समझा दिए। हाँ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए। तो वहां सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब भी सॉल्व करोगे उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, वो जीरो नहीं होगा, समझ गया ना। हाँ ये चलिए देखिए अब यहाँ पर देखिए ये एक मैट्रिक्स ए है, ये एक ए मैट्रिक्स है और ये एक्स मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या किए हैं, एडजॉइंट इंटू बी के, क्योंकि अब देखो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो जीरो आएगा ना। देखिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आएगा ना, यानी जब नो सॉल्यूशन है तो वो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ रहा है, और जब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है तो वो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ रहा है। समझ पा रहे कि नहीं, इतना तो समझ रहे ना। देखो जोड़ो, आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब इसको आप ये तो लिखे पैरेलल लाइन वाला लिखे, अब आप ऐसा लिख लो x + y = 8 और 2x + 2y = 16। तो इसका भी जब आप निकालोगे ना ऐसे 1 2 1 2, तो देखो ये क्या आएगा, इसका भी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आएगा। यानी इसमें दोनों बातें कर रहा है। इतना तो समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना बातें। तो यानी इससे क्या पता चला, ये तो अब कह रहे हैं ये इनकंसिस्टेंट है, दिस इज कंसिस्टेंट फॉर्म। आप देख रहे हैं ना ये कंसिस्टेंट है ना, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है ना। तो इतना से तो आपको इतना पता चल गया ना कि इतना से आप ये नहीं बता सकते कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, समझ गया ना। तो इसीलिए आगे का प्रोसीजर है। इतना बात समझ में आया, समझ गया ना। हाँ, निकालना नहीं है, आपको समझना जरूरी है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, समझ गए कि नहीं। हाँ, अब क्या लिखें, एडजॉइंट इंटू ई, एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखें और बी इंटू जीरो कर रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स, यानी ये एडजॉइंट है, यानी इसका आप एडजॉइंट निकालिए। अभी लिख देते हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2 ये दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। हाँ, अब बी का इंटू करिए, देखिए 8 और 15 के इंटू करिए। अगर ये देखिए जीरो आ जाता है, जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, देखिए ये जीरो लिखे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आया। लेकिन अगर ये दोनों का इंटू कर रहे हैं, अगर जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले भी जीरो और नीचे जीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें शायद कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं, इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं, श्योर नहीं है। लेकिन इतना से तो इनकंसिस्टेंट हो गया, समझ गया ना। बात समझ में आया। तो आपको इतना तक ध्यान देना है, ना कि नीचे ध्यान देना है। आप इतना बात समझ में आया ना। अब इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा, अगर इंटू करेंगे तो अगर जीरो आएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। चेक करते हैं, पता नहीं गलत है कि सही, आप एक बार देख लीजिए, समझ जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं है। तो ये दो वेरिएबल का इसलिए लिखे ना, समझने में आपको आसान रहेगा, क्योंकि एडजॉइंट लिखने में भी दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 3 वाले में रहता है तो आपको दिक्कत होता है। चलिए ठीक है, अब इंटू करो, देखो इंटू करने आएगा, इंटू कर लेंगे कि नहीं, पॉसिबल है इंटू, यस सर पॉसिबल है ना। तो करिए 2 × 8, ये कितना होगा, सही है क्या, जीरो आ रहा है क्या, सही है। 2 × 8 - 1 × 15, सॉरी ये मतलब हम कहीं ना कहीं गलत लिख दिए हैं, समझ गया ना। चलिए इसको सही कर लेते हैं, समझ गए कि नहीं, अभी समझ गया ना। अरे आपका डाउट दूर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 16 - 15, और ये +15, यानी जीरो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब होगा ना कि अगर ये जीरो नहीं आ रहा है,
देखिए ये वाले में क्या लिखे थे, इनकंसिस्टेंट लिखे थे। आप इसको देखिए, ये इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, आप 10 वाले तरीके से देखिए, फिर ये नीचे वाला हम लिख देते सही करके। आप देखिए इसको, देखिए क्या है, कंसिस्टेंट है, ये इस दो वेरिएबल में है, इसको चेक करेंगे तो a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू नॉट c1/c2, ये फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि एडजॉइंट इनटू b होगा, अगर ये 0 होगा, समझ गया ना, ये 0 नहीं होगा तब ये इनकंसिस्टेंट होगा, अगर ये 0 होगा तो इसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता देंगे। इतना समझ में आया? अब उसको सही कर दिए, समझ गया ना, इसके हिसाब से किए, सही समझ में आया ना, क्या बता रहे, फिर से रिकॉल कर देते, देखो ठीक, कंफ्यूजन नहीं है ना, यानी एडजॉइंट इनटू b अगर 0 नहीं आएगा, समझ गया ना, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, समझ गया ना। और जब a एडजॉइंट इनटू b अगर 0 आ रहा, अभी इसका एडजॉइंट निकाल कर अभी कंफर्म कर देते हैं, सब समझ में आ जाएगा। फिर से एग्जांपल लेकर आपको समझा देते, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, समझ गए, कोई डाउट नहीं रहेगा। बनाकर दो वेरिएबल से समझ लेते हैं, मतलब अब मान लीजिए कभी भूल गए बाई चांस, तो आप उसको याद कर सकते हैं दो वेरिएबल से करके। मान लो बुक में तो लिखा है, खैर समझ गए ना, हम बुक तो देखे नहीं है कि क्या लिखा है, बुक देखते तो समझ में आ जाता। मान लीजिए आप भूल गए तो आप 10 से जोड़कर बना लीजिए थ्योरम, वो कुछ है थोड़ा ना, क्योंकि दो ये से आगे 3 वाले पर आया है, अब वो 3 वाले पर वैसे ही चेक होगा, 2 वाले पर तो अब अलग थोड़ा ना होगा, 3 वाले पर अलग होगा, ऐसा तो होगा नहीं, वो सभी के लिए होगा, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, तो इसको फिर से एक बार ले लेते हैं। आप देखिए ये ले लेते हैं, समझ में आया कि हम क्या बता रहे हैं। चलिए ये ले लिए, ठीक। अब ये देखिए, आप देखिए इसको पहले 10 वाले तरीके से देखिए, क्या कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। हमको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, बार बार बोल रहे हैं कि जब भी सिस्टम आप लीनियर इक्वेशन देगा उसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले का सॉल्यूशन निकालना है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की आपकी जानकारी होना चाहिए कि 2 से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो उस इक्वेशन को कैसे चेक करेंगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। हाँ, इसके आगे सिलेबस से बाहर चला जाता है, बीएससी वगैरह में हो सकता है कि पढ़ेंगे या तो नहीं भी है। चलिए देखिए, अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चलो देखो इधर, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आप इसको लिखिए, ये ठीक, ये हो गया। अब इतना तो समझ गया ना, एक चीज कर लो बी, ठीक। ये अब इसका आप एडजॉइंट निकाल लीजिए। हमको तो अभी इतना तो पता चल गया ना कि हमको तो ये तो जरूरत नहीं है, इसकी क्या जरूरत है, इसको तो देखी कर समझ में आ रहा है, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा, सोल्यूशन तो पूछेगा नहीं, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बता रहे हैं। सोल्यूशन के लिए तो वही नॉन सिंगुलर वाला डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा, उसी पर ध्यान देना है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लिए बता रहे हैं, तो ये देखना चाह रहे कि क्या सही कौन सा है। इतना होगा तो आपको ये दोनों में से कोई चेक करना पड़ेगा, अगर ये होगा तो ये दोनों में से कोई चेक करना पड़ेगा। इसके लिए क्या कंडीशन होता है ये ध्यान रखना है, इसके लिए होता क्या है, समझ गया ना, ये दोनों में से ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर एडजॉइंट निकाल देते हैं, 2 1 -1 -2, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल देते हैं, 2 - 2 0। अरे डिटरमिनेंट वैल्यू क्या निकालेंगे, सॉरी, हाँ वैल्यू तो निकालना नहीं, चलिए ठीक है। बी ले लीजिए, 8 और 16 ले लीजिए, इंटू करके देखिए, ये वाला देख रहे हैं ना, एडजॉइंट निकाल दिया ना, इसका एडजॉइंट निकाले हैं, इसको चेंज, इसका वैल्यू चेंज, वैल्यू चेंज माइनस साइन चेंज हो गया, ये निकाल दिए। ये बी मैट्रिक्स था, यहाँ बी समझ रहे हैं ना, बी क्या है, बी उधर वाला है, ये ए वाला है, समझ गए, ये एक्स मैट्रिक्स, इसको कोई इसके लिए चेक नहीं करना है, इसके लिए नहीं चेक करना है। चलिए देखिए, तो ये क्या होगा, देखिए 2 × 8 -1 × 16, अब समझ में आ गया, -2 × 8 1 × 16। अब देखिए क्या आया, 0 0 आया, तो इतना समझ गए, समझ गए, क्या समझे कि अगर एडजॉइंट इनटू बी अगर 0 क्या है, 0 आ जा रहा है, तो अब इसमें कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, समझ गए, समझ गए कि नहीं। और जब एडजॉइंट इनटू बी अगर 0 नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट है, इतना समझ गया ना। एडजॉइंट इनटू बी अगर 0 नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है, अगर एडजॉइंट इनटू बी अगर 0 है तो कंसिस्टेंट है, समझ गए। अगर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, सॉरी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, और ये पहले वाला तो देख ही लिए, तो ये आपका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का है, समझ गए कि नहीं। अब चलिए एक ठो और ले लेते हैं एग्जांपल 3 वाले का, समझ गया ना, उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा सा वो माइनर कोफैक्टर वाला भी याद आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। चलिए 3 वेरिएबल से लेकर सॉल्व कर देते हैं, देखिएगा अच्छा से। चलिए इसमें को फैक्टर, माइनर, एडजॉइंट सब आपको निकालना पड़ेगा, कुछ रिकॉल हो जाएगा। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं कि निकल जाए सॉल्यूशन।
चलिए लिखे हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 16 है, y प्लस 3z। अब लोड मत जाना, इसमें देखिए इसमें 3 वेरिएबल में दिया है, नीचे वाले में 2, ये वेरिएबल एक वेरिएबल गायब है, तो इसमें मत लोचा कर देना। जब 3 वेरिएबल में तो नीचे वाले को भी 3 वेरिएबल में बना लेंगे, कहेंगे अब x कहाँ चला गया, इसमें का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई कंफ्यूजन है क्या? देखिए आपको 3 वेरिएबल में दिए हैं, 3 इक्वेशन होना चाहिए, समझ गए। अब इसका क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स और वाई जेड निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 1 लिखिए, 1 लिखिए, 1 लिखिए। देखिए एक्स है इसमें, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 0 इंटू एक्स, तो 0 लिख दीजिए, इसमें 1 लिख दीजिए, इसमें 3 लिख दीजिए। इसमें देखिए 1 लिखेंगे, इसमें y है 0 लिख दीजिएगा, इसमें 1 लिख दीजिएगा। एक्स वाई जेड, सॉरी यहां पर देखिए इधर था ना, हाँ फिर से एक बार देखिए 1 1, ये 1 फिर 0 फिर 1, इधर इक्वल लिखा है ना 3, इधर देखिए 1 -2 1, ध्यान देना है एक्स वाई जेड इक्वल टू 16 11 और क्या लिखेंगे 0, इधर ला दिए ट्रांसपोजिशन। पहले बना लेना, समझ गया ना, बना लेंगे तो वही मिस्टेक जैसे कर दिए तो वैसे मिस्टेक मत कर देना। चलिए देखिए, तो ये हो गया, इस तरीके से लिखिए। अब यहाँ पर देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी है, तो आप एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपको इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू बी, ये आप ध्यान रखना है। अब जानते हैं ना कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए जो मैट्रिक्स ये दिख रहा है इसका आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर बी के साथ इनटू करना पड़ेगा, फिर आपको एक्स वाई जेड आएगा। लेंदी प्रोसेस है, समझ गया ना। देखिए 4 मार्क्स का आता है बोर्ड के एग्जाम में। चलिए देखिए, ध्यान देना, इधर हर साल आता है। अब देखिए क्या करेंगे, निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट निकालते हैं। A11 निकालिए। अब देखिए A11, तो A11 का मतलब है इसका, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ध्यान देना 1 - 2 3 1, वैल्यू निकालिए, ठीक। ये कितना आ जाएगा 1 + 6, ये 7 आ जाएगा, ठीक। 12 लिखिए, माइनस मत भूलना है, देखिए माइनस होता है इसका, इसका लिख लीजिए 12 का, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 0 1 0 1 3 1, ये कितना आ जाएगा +3, ठीक हो गया ना। 30 लिखिए, छोटा लिख रहे हैं कि थोड़ा सा लेंदी है ना, सबका लिखना पड़ेगा ना, 9 को फैक्टर लिखना पड़ेगा। 13 का देखिए, इसका छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 0 1 1 - 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा -1। देखिए 13 का माइनस नहीं होता, प्लस होता है। चलिए 21 लिखिए, ये माइनस लिखिए 21 का, इसका, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 1 1 सॉरी कितना होगा 21 का, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, अरे 21 ये ना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। चलिए 1 - 2 फिर 1 1, कभी कभी इसमें भी गलती हो जाता है, ध्यान देना है। चलिए कितना आ जाएगा 1 1 + 2 3 -3, देख रहे हैं ना। चलिए फिर 22 का लिखिए। चलिए अब 22 का क्या होगा, इसका होगा, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्या लिखेंगे। अब ऐसे बोलेंगे 1 1 है ये, तो आप हॉरिजेंटल वर्टिकल का यूज करके ना बताएंगे वर्टिकल में क्या लिखा है। ऐसे कौन लिखेगा 1 1 1 2, आप बोलो कि वर्टिकल में क्या है, हॉरिजेंटल में क्या है, ऐसे बोलेंगे कोई लिख पाएगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्या लिखेंगे 1 1 हॉरिजेंटल में, 1 1 हॉरिजेंटल में, ठीक है, ऐसे बोलिए। तो ये 1 - 1 0, 23 माइनस हो गया 23। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के लेकर प्रॉब्लम नहीं ना हो गया, 2 और 3, तो 2 3 का इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 1 1 1 - 2, ठीक है, ठीक। तो -2 और -1 3, सही है ना।
चेक करो आप, ये 20, 31 का, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, स्पीड बढ़ जाएगा जब लिखने लगेंगे ना, एक दो लिखेंगे ना तो स्पीड बढ़ जाएगी। इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए, 1113, ये प्लस में होगा, ध्यान देना, 3 - 1 2 हो जाएगा। फिर देखिए 32 का लिखिए, 32 इसको छोड़ दीजिए, क्या होगा, 1013, चलिए कितना हो जाएगा, 3 -3, हम माइनस लगा दीजिए, 33, चलिए 33 लिखिए। देखिए 33 का क्या लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 1 0 1 1, तो 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको पहले आप क्या करिए ना कि पहले आप ट्रांसपोज कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपको ठीक है तो, कंफर्टेबल है तो आप इधर लिख दीजिए। देखिए 11, देखिए 11 12 13, ट्रांसपोज डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 11 12 13 होगा, ट्रांसपोज कर दे, 7 3 -1, फिर -3, फिर 0, फिर 3, फिर 2, फिर -3, फिर 1, ये हो गया, ये ज्वाइंट मैट्रिक्स हो गया। अब इसको इरेज कर देते हैं, समझ गया ना, थोड़ा जगह मिल जाएगा, कहीं गलती नहीं ना था, अगर गलती तो पूरा गलती, कंसेप्ट ध्यान देना है, आप थोड़ा सा उसको आप अच्छा से मिलाकर करेंगे तो गलती नहीं होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा तो नंबर कट जाएगा। चलिए देखिए ये, हाँ अब ये क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका, अब देखिए कितना लेंथी है, चलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, एक्सपेंशन करिए, R1 का एक्सपेंशन कर देते, चलिए 1 -2 3 1, फिर ये देखिए 1 का लिखिए, 0 1 3 1, फिर देखिए 1 का लिख दीजिए, फिर क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 0 1 1 -2, ठीक, ये चलिए कर लीजिए, 1 1 + 6 -1 -3, सही है ना, -1 मिला लीजिएगा, 7 + 3 -1 10 9 हो जाएगा, आया, ठीक है ना, चेक कर लो, 1 × 1 -+6 -1 0 -3 1 0 -1, ठीक, 7 + 3, इसका को फैक्टर लिख रहे हैं ना, तो ये लिखना होता है ना, एलिमेंट भूलना मत, ये लिखना पड़ता है, जिसका ये लिखते हैं, एक्सपेंशन तो समझ रहे हैं ना, यहाँ सिर्फ को फैक्टर का सम नहीं कर रहे हैं, जो एलिमेंट लिखते हैं उसका को फैक्टर प्रोडक्ट करते हैं, तो वैल्यू कितना आ गया, 9, अब यहाँ 9 कर दीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, आप करते हैं, अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब डायरेक्ट, अब इसका क्या लिख दें, ये ज्वाइंट बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, एक्स मैट्रिक्स यहाँ लिखिए, इसका डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, देखिए 7/9 -1/3, फिर 2/9 1/3, ठीक, 0, फिर -3/9, ठीक, फिर -1/9, फिर 3/9, फिर 1/9, तो ये 1/3 लिख दीजिए, ठीक हो गया, इसको काट दीजिएगा, -1/3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार मिला लो, 7/9 -3/9 2/9 3/9 0/9 -3/9 1/3 -1/9 3/9 1/9, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लीजिए 16 11 0, अब आप x यहाँ पर देखो, x यहाँ पर क्या है, x आपका 16 11, सॉरी x क्या है, x y z, x मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर ये वाला, और यहाँ पर देखिए आप अब इसका इंटू कर लो, 7/9 × 16 प्लस -1/3 × 11 प्लस 2/9 × 0, ये, फिर यहाँ पर देखिए 1/3 × 16 0 × 11 प्लस -1/3 × 0, लिखे हैं, समझ में आया ना, फिर -1/9 × 16 1/3 × 11
+1/9 इंटू 0। अब देखिए कंपेयर कर देना, आ जाएगा XYZ, ऐसे करेंगे इस तरीके से, ठीक, गुड।